होता है मेरा अच्छा गांव, जहां पर स्वास्थ्य सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, स्कूल हो, सारी सुविधा हो, ऐसा हम लोगों की सरकार ने वहां पर तय किया है। उसकी दृष्टि से लगातार सरकार उन अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचने का काम कर रही है। सड़कों की समस्या थी, जब अंदरूनी, अगर लोग कहते थे कि अगर हाईवे छोड़ दो, अगर पगडंडियों की तरफ, गांव की तरफ निकल जाओ तो कहां पे लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाए कोई नहीं जानता था। तो किस लेवल तक आप लोग अब लोकल पुलिस को या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सबको आप लोग एक्टिवेट कर पाए हो? क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, यहाँ भी है, और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। तो ये लड़ाई जो है ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगी? बिल्कुल खत्म होगी और उस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और खुशहाल वातावरण रहेगा। वहां पर भी ढोल और इसके माध्यम से हमारे ट्राइबल जो संस्कृति हमारी पहले थी वो संस्कृति फिर से लौट करके आएगी। और जिन सड़कों को बनाने का काम हमारे वहां के पैरामिलिट्री फोर्स ने किया है, वहां पर स्थानीय हमारे कई ऐसे पुलिस के जवानों की शहादत भी हुई और उसके बाद सड़कें बनी और सड़कें भी बनी, बहुत अच्छी बनी है। और जिस गति के साथ में, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, लगातार उन क्षेत्रों में जैसा विस्तार हो रहा है, यदि पूर्व की सरकार में जो कहते हैं उन सब बातों को ध्यान दिया होता तो मुझे लगता है कि आज हमारा बस्तर जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है उससे कई गुना आगे हम बढ़ते हैं। केदार जी, एक और समस्या जो आपके बस्तर इलाके में बार बार देखने को आती है वो धर्मांतरण की समस्या। पिछली सरकार ने उसको मानने से भी इनकार कर दिया था कि इस तरह की चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आपकी अपनी सरकार है, इसको रोकने के लिए, क्या रोकथाम के लिए क्या आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उपाय सोच रहे हैं, या कोई कानून फिर से बनाएंगे या किसी को सुदृढ़ करेंगे? देखिए, अवैध धर्मांतरण जिसके तहत में लालच के माध्यम से, प्रलोभन दे करके, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाओं के माध्यम से जो हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को खत्म करने की जो साजिश हो रही है, मैं यहां पर मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं समाज का व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक होने के कारण से मैं इस बात को हर मंच से कहता हूं कि हम इन बातों का पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसी शक्तियां उन क्षेत्रों में प्रवेश न करे, इस बात के लिए हम लोग कहते हैं किस संकल्पित हैं और हमारे समाज को कोई दूषित न करे। हमारी जो समृद्ध परंपरा है, हमारे जो वहां के मेले मंडई है, वहां के जो जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, यदि उनको दूषित करने का प्रयास होगा तो ये, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, गुंडाधुर ने लड़ाई लड़ी, शहीद वीर नारायण ने लड़ी, शहीद गैन सिंह ने लड़ाई लड़ी, यदि हम उनके कहते हैं सपनों को बरकरार नहीं रख पाए तो फिर हम किनके सपनों को के आधार पर हम अपना देश को आगे बढ़ाएंगे? लंबी लड़ाई है, लेकिन बिल्कुल लड़ाई है और लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। केदार जी, आप एक मंत्रालय, आप कौशल विकास मंत्रालय आपके पास है, और ट्राइबल आर्ट जो यहाँ का है छत्तीसगढ़ का, वो मुझे लगता है दुनिया में फेमस है। दिल्ली हो चाहे विदेश, सब जगह इसकी बड़ी डिमांड है। तो कैसे उनके चीजों को मार्केट तक पहुंचाना, उनको सुविधाएं मुहैया कराना ताकि अपनी चीजों को बेहतर तरीके से बना सकें? क्या इसकी लिंकेज के लिए, मार्केट से ट्राइबल आर्ट के लिंकेज के लिए आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं अभी? देखिए, हमारे ट्राइबल क्षेत्र में चाहे वो अपने टेराकोटा के माध्यम से हो, चाहे कांस का हो, या अनेक प्रकार के जो हमारे ऐसे वो बनाए जाते हैं, मोमेंटोस बनाए जाते हैं, और उसका देश विदेश में आज कहीं पर भी चले जाइए तो बस्तर की जो आर्ट है उसको लोग देखकर कहते हैं कि ये बस्तर का आर्ट है, और वहां पर जिस खूबसूरती के साथ में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करें और उनको लिंक करके उनके जितने भी कहते हैं सामग्री है उसको वहां तक हम पहुंचाने का काम करें, ये हमारी कोशिश है। उसके साथ साथ हमारे जो नए ट्रेड में हम ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करें। आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे दंतेवाड़ा जैसे जगह से हमारी बहनें, जिनका कहते हैं एक अलग से ब्रांड चलता है, वो कपड़ों का कहते हैं काम करती हैं। और हमारा तो कोंडागांव, जिसको हम शिल्प नगरी के रूप में जानते हैं, जहां पर आप
देखेंगे कि अलग अलग चलते हैं विधा के माध्यम से, अलग अलग तरीके से वो वहाँ कलाकृति का बनाने का काम करते हैं। और कोंडागांव जैसे में तो जयदेव जी तो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। कई ऐसे हमारे साथ में, मैं इससे पहले ग्रामोद्योग विभाग का भी दायित्व था, तो उसमें मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जितने भी आर्ट है उनको विदेशों के लोग जिस तरीके से पसंद करते हैं और हमारे उन क्षेत्र के लोग अपने परंपरागत तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उनका भी हम तो कौशल उन्नयन हो। जो सुदूर गांव में जो ट्राइबल रह रहा है, जहां जाने में भी लोग डरते हैं, वहां आपके कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू हो जाएं, कुछ इस तरह का? बिल्कुल, कौशल विकास के हमारे राजधानी दिल्ली तक में चलते हैं, उसका एक वह है शॉप है, यहीं पर हमारे चलते हैं, वो है मृगनयनी है। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर हमारे अलग अलग कलाकृतियों को उनको आगे किया जाता है। और हमारा आगे का लक्ष्य है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उनकी खपत भी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केदार भाई, आपके पिता शिक्षक भी थे, संसद तक का सफर तय किया। बचपन स्कूली जीवन की कुछ याद है जो आप पिताजी की, जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? कहीं आपको पिताजी ने पनिश कर दिया हो, आपने कुछ शैतानी कर दी हो? बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। मैं अपने बोल करके, वो चाहते थे कि आप नेतागिरी के आगे बनो। मैं बोल करके मैं अपने पिता को याद करता हूं, तो अभी भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ में खड़े हैं। और जो अनुशासन उन्होंने जीवन में रहा, एक शिक्षक का अनुशासन उनके उसमें देखने को प्राप्त हुआ। और जिस कड़ाई के साथ में वो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कड़ाई के साथ में कार्य करते थे और बड़ा वो था, कठोर भी थे। और उनके कठोरता का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं। वो चाहते थे आप पॉलिटिक्स में हो, या वो चाहते थे कि आप आईएएस बनो? हाँ, बाद में उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स के लिए मुझे प्रेरित किया। कभी पनिशमेंट मिला? बिल्कुल, बहुत बार मिला। अब मैं कितनी बार बताऊं कि कहां कहां पे मैंने मार खाई है, कहां। यदि मैं अपने कहते हैं पिता के हाथ से मार नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे हैं, यदि पिता के हाथ से मार नहीं खाए तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए केदार भाई, आप तो काफी यंग आदमी है, मंत्री भी है यहाँ पर, काफी जिम्मेदारियां हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या से क्या आपको फिल्में देखने का समय मिलता है, या आप भी नेटफ्लिक्स देखने लगे हो अन्य युवाओं की तरफ? अभी एक पिक्चर देखी मैंने, अभी नेटफ्लिक्स कभी कभार देख लेता हूँ। कोई बताता है कि ये पिक्चर अच्छी है तो मैं स्किप कर करके देख लेता हूँ। और कभी कभार हम लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 370 पे जो पिक्चर बनी है उसको लेकर के चलते हैं, हम लोग उसमें गए थे और वहां पर हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ में और पूरे पार्टी के साथियों के साथ में उसका देखा, उसको एंजॉय किया। अच्छा, अब खत्म करते करते मैं पूछूंगा कि कौन सी पिक्चर ऐसी देखिए नई पुरानी जिसका गाना आपको बड़ा पसंद आया हो, जो अक्सर आप अकेले बैठ के गुनगुनाते हो, खुश हो चाहे मामला में गमगीन हो, लेकिन आप उस गाने को गुनगुनाते हो? कौन सा गाना है? अब सुना सकते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ तो इनफॉर्मल दर्शक हैं। मैं गाऊंगा तो सब उठ के चले जाएंगे। हम कोई नहीं उठेगा सर, आज तो सबको पकड़ के बिठाया। मैं समझता हूँ कि मैं उनको बख्श दूं और आप नहीं, सब देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुझे जो गाना अच्छा लगता है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अरे चलिए, मतलब एक तो पार्टी का परिवार, सरकार का परिवार और एक अपना परिवार, तो ये तीनों के लिए है ना? बिल्कुल। चलिए केदार भाई, मुझे लगता है अगर आप गाकर सुनाते तो अच्छा होता, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी आवाज ऐसी है कि ये सुनेंगे तो बोलेंगे कि वो गाना सुनना बंद कर देंगे उस गाने को। पृथ्वीराज कपूर जैसी आवाज है और गाना लता मंगेशकर जैसा गाना पड़े तो। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद केदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट करेंगे केदार कश्यप जी, आपसे अनुरोध है कि आप कुछ पल और मंच पर बने रहें, और मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आए और मंत्री जी को धन्यवाद दें।